I think everybody will agree to this. SBTA has been a very reputed and Very few engineering colleges. There were some 4 to 5 engineering, and when I joined here, all teachers. कि एक वो जो करता है जब चीटी दाना लेकर चलती है glass manufacturing industry. So I went over there. और उसमें एसी लगाओ तो गर्मी नहीं लगती है, बस यही मेरा ड्रीम है। Simple ones. Once you start teaching, in my initial days, like it was very difficult. लाइफ में कभी आगे दिक्कत ना आए। आप अगर Hello everyone, welcome to this new episode of Off the Records, presented to you by Humans of HBTU. Today we have among us respected Dr. Deepesh Singh Sir, Assistant DSW of our prestigious Harcourt Butler Technical University, and who is also an alumnus of this institution of batch 1999. Welcome sir. Sir, if you could please recall those days when you used to study in this institution, और सर एक स्पेशल फीलिंग होती होगी जब आप उसी इंस्टीट्यूशन में दोबारा पढ़ाते हैं बच्चों को। Yeah, of course. And that feeling is really very amazing. And when I joined here, all the teachers were my gurus, and I always got a special kind of attention from everyone. और जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात है, मुझे हमेशा अपने सभी टीचर से, कुछ तो आज भी हैं, उनसे हमेशा अभी तक मैं सीख रहा हूँ। और ये सबसे बड़ा चांस है मेरे लिए कि मैं कभी भी, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मुझे हमेशा आज भी उनका गाइडेंस मिल रहा है। एंड आई कैन से दैट आई एम वेरी लकी वन कि मुझे अपने सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बेस्ट टीचर्स के साथ रहने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला, उनसे कैरियर गाइडेंस मिला, उनसे अपनी फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में आज भी मैं आगे रहता हूँ और हमेशा उनको अपना गाइड मानता हूँ। और डिपार्टमेंट में उन्हीं क्लासरूम्स में आज मैं जब पढ़ाने जाता हूँ तो कभी कभी मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, भाई देखो इधर मेरी सीट हुआ करती थी, मैं इधर बैठता था। और वो हमारे सभी स्टूडेंट्स को मैं वो फीलिंग देने की और उस फीलिंग से जुड़ने की कुछ ना कुछ बातें मैं हर क्लास में हमेशा बोलता हूँ, ताकि अपने डिपार्टमेंट के साथ में वो अपना एसोसिएशन फील करें। ऐसा ना उनको लगे कि हम यहाँ सिर्फ क्लास करने के लिए आते हैं और क्लास खत्म और टीचर का काम भी खत्म और डिपार्टमेंट का काम भी खत्म। हमारा जुड़ाव टीचर्स के साथ में कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो हमारे स्कूल के टीचर्स हों या हमारे डिपार्टमेंट के टीचर्स हों, मेरे एमटेक के स्टूडेंट्स टीचर्स हों या हमारे पीएचडी के टीचर्स हों, आज भी उन सबके कांटेक्ट में मैं हूँ। और ये मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि ऐसा तो हो सकता है कि भाई स्टूडेंट को टीचर ना पहचाने, क्लास में सारे बच्चों को नहीं पहचानता, लेकिन स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर्स को पहचानते हैं। yes. तो स्टूडेंट्स को कभी भी ये फील नहीं करना चाहिए कि मैं अपने टीचर से मिल नहीं सकता हूँ या बात नहीं कर सकता हूँ। हमेशा उनके दिल में आप सबके लिए बहुत जगह रहती है। और मैं अपनी खुद की प्रोफेशनल लाइफ से आज 20 साल की जॉब के बाद भी मैं कह सकता हूँ कि मेरे टीचर्स के अंदर मेरे लिए जगह रही हमेशा, और मेरे अंदर आज भी उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। यस सर, आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डेज के बाद आपने टीचिंग एज अ प्रोफेशन ऑप्ट किया, तो आपकी क्या सर ड्राइव या मोटिवेशन थी, या आपने पहले से सोचा था कि आप टीचर बनना चाहेंगे? पहले तो बिल्कुल ख्याल नहीं था मुझे, और मैं समझता था कि टीचर्स वही बनते हैं जो शायद कहीं सिलेक्शन नहीं होता, जिनको कोई और जॉब नहीं मिलता, वो आके टीचर्स बन जाते हैं। लेकिन जब मैं एमटेक करने गया तो वहाँ जो मेरे गाइड थे प्रोफेसर राकेश कोसा आईआईटी दिल्ली में, उनकी पर्सनालिटी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और हालांकि उनके सब्जेक्ट में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन सबके मना करने के बाद भी मैंने उनको अपना गाइड बनाया एमटेक के लिए। और शायद वहीं से मेरी लाइफ का टर्निंग स्टार्ट हुआ, जब उनसे पर्सनल लेवल पे इंटरेक्शन होने लगा, उनकी क्लासरूम टीचिंग को मैं अटेंड करने लगा, उनके पढ़ने बताने के तरीके और उनकी सिंपैथी को जब मैंने महसूस किया, तो एक दिन मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया, सर ये बताइए कि मेरा मन नहीं है कि मैं फील्ड जॉब्स में जाऊं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में
बहुत बड़ा चार्म होता है कि हम PWD, इरिगेशन, जल निगम ऐसे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, फील्ड में काम करें। तो एक दिन मैंने अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रखी और उस दिन उन्होंने मुझे बैठाल के पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से टीचिंग जॉब इज इक्विवेलेंट टू द सैलरी ऑफ फील्ड इंजीनियर्स। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे और चीज़ें बताई। हालांकि मैं पहले से ही उनसे प्रभावित था, तो मैंने उनको चीज़ों को बहुत ही अच्छे वे में लिया और मैंने उसी समय से जहाँ कहीं भी लेक्चरर का अपॉइंटमेंट का वैकेंसी होता, मैं वही फॉर्म भरता। हालांकि घर के लोग मेरे बहुत इरिटेट होते थे और मुझे डांटते भी थे कि आपको फील्ड जॉब में जाना चाहिए और इसको बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैंने टीचिंग के ही फॉर्म भरे और अल्टीमेटली उसके बाद में हालांकि मेरा सिलेक्शन प्लेसमेंट IIT दिल्ली से सॉफ्टवेयर में हो गया। तो चांस की बात थी कि रिसेशन पीरियड आया था ईयर 2000 में। वो रिसेशन पीरियड में मेरी ज्वाइनिंग 2 बार पोस्टपोन हुई। तो एक दिन मैं अपने डिपार्टमेंट आ गया टहलते हुए और प्रोफेसर CBS के राव, जिनका कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है, यहाँ पर थे। ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की स्टेज पे आ गए थे वो। उनसे मेरी बात हुई और क्लास में मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था। तो मैंने उनसे अपनी बात शेयर करी कि सॉफ्टवेयर में मेरा हो तो गया सिलेक्शन, मेरा मन नहीं है जाने का। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम यहाँ गेस्ट फैकल्टी में ज्वाइन कर लो। तो मैंने 1 साल यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी में ज्वाइन किया और उस 1 साल में मेरी समझ में आया कि यही एक ऐसी जॉब है जिसमें मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। उसके बाद में मेरे पास सिर्फ एक ही मोटो था कि अब तो मुझे टीचिंग में ही जाना है और वो पैशन मेरा आज तक बरकरार है, क्योंकि मेरे माइंड में वो मेरे सारे बेस्ट टीचर्स अभी भी मेरे माइंड में बैठे हुए हैं। तो जब भी मैं क्लासरूम में जाता हूँ, पोडियम पे खड़ा होता हूँ, मुझे बस यही ध्यान आता है कि प्रोफेसर CBS के राव कैसे पढ़ाते थे, प्रोफेसर HS निरंजन कैसे पढ़ाते थे, प्रोफेसर राकेश कोसा कैसे पढ़ाते थे। और मैं चाहता हूँ कि उनकी इस लेगेसी को मैं कंटिन्यू करूँ और बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ नया दूँ। सिर्फ सब्जेक्ट की बात ना करूँ, उनसे मॉरल टीचिंग की भी बात करूँ, उनसे सोशल लाइफ के भी बारे में बात करूँ, उनसे अपने कंट्री के बारे में भी बात करूँ और जितना इनोवेशन उनके माइंड में उनको निकालना चाहता हूँ। तो ये पैशन मेरे माइंड में अभी भी चल रहा है और मैं ऐसी बातें क्लास में करके उनको मोटिवेट करता हूँ। सर जैसे एक स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट टीचर्स होते हैं, वैसे सर टीचर के भी कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं या फेवरेट बैच होता है। तो आपका सर HBTU में अब तक कौन सा ऐसा फेवरेट बैच रहा है या फेवरेट स्टूडेंट्स रहा है, अगर आप किसी का नाम लेना चाहें? 2016-17 में एक बैच था हमारे सिविल में और ये सभी स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनका इंटरेस्ट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा था। पढ़ाई में तो सभी अच्छे थे, लेकिन एक अच्छी लीडरशिप मुझे देखने को मिली उनके बैच में और आज भी मैं कनेक्टेड हूँ उन सभी से। सभी का प्लेसमेंट हो गया और सभी अच्छी पोजीशंस पे भी हैं। लेकिन मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उनका ये जो पैशन था या उनके जो ये सिम्टम्स मुझे उस समय दिखाई दिए थे, आज वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है, आज वो उस लेवल पे जॉब के साथ में अपना पैशन को फॉलो कर रहे हैं और वो बैच काफ़ी अच्छा रहा। सर हम लोग ने भी उसी दौरान कुछ सिविल इंजीनियरिंग के एलुमनाइज को कवर किया था अपने ह्यूमन्स ऑफ HBTU में। जैसे रोहित कुमार राजपूत सर थे, शर्वम सिंह सर थे, अश्विन निरोला सर थे। उनकी स्टोरीज भी बहुत ज़्यादा हम लोग की टॉप रेटेड स्टोरीज भी रही हैं और बहुत लोगों ने उनसे इंस्पायर भी किया। सर सिविल इंजीनियरिंग इटसेल्फ हैज़ इमेंस पोटेंशियल। आपको क्या लगता है सर कि इस स्ट्रीम में पर्टिकुलरली क्या चेंजेस विटनेस किए हैं जब बैक इन 1995 आप आए थे, आपने बीटेक शुरू किया था यहीं पर, और जब आप अब पढ़ाते हैं HBTU में? थोड़ा अपग्रेडेशन हो गया है जरूर। उस टाइम पे कंप्यूटर्स जस्ट इंट्रोड्यूस हुए थे और हमारे पास लैब थी, उसमें जो कंप्यूटर्स आए थे लैब में टोटल मेमोरी 2 GB और उस टाइम के वो बेस्ट कंप्यूटर्स माने गए थे जो हमारे यहाँ परचेज किए गए थे। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का इनपुट इंक्रीज करें अपनी टीचिंग में, उस पर फोकस करें और जो मैनुअल जितना भी हमारा वर्क है उसको हम अगर उस पर लेके आएँ, सॉफ्टवेयर पे लेके आएँ, ड्राफ्टिंग वर्क जो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के रूप में सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यहाँ पे, उसको भी हमें ऑटोकैड के थ्रू लेके आना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे हमारा विज़न अगर उसी कैन से कि उसी हार्डकोर और उसी मैनुअल सिस्टम से अगर हमारा स्टार्ट होगा, है ना, तो हम उस लेवल तक स्टूडेंट्स को नहीं ले जा पाएंगे। अगर हम अपना स्टार्टिंग ड्राइंग के लिए ऑटोकैड से
सब्जेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू करेंगे, तो अगर हमारा स्टार्टिंग वहाँ से होगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट उनका माइंडसेट काफ़ी हाई लेवल तक जाएगा। सर, हम में से बहुत लोग आपकी फैमिली के बारे में नहीं जानते हैं, तो अगर आप उनके बारे में शेयर करना चाहें, वो क्या कर रहे हैं अभी, उनकी करंट हैपनिंग्स। माय वाइफ इज MSc एंड शी इज होम मेकर एंड 3 बच्चे हैं मेरे एंड एल्डेस्ट डॉटर इज इन BTech, शी इज इन सेकेंड ईयर, अनदर वन इज स्कूल एंड थर्ड वन इज माय सन एंड ही इज इन प्राइमरी स्कूल। सो सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आसपास ही हम लोग प्रेफर करते हैं। आई बिलोंग टू कानपुर, तो इसलिए मेरा होम टाउन भी कानपुर है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है कानपुर में रहना। यस सर। और इसीलिए मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं HBTU को छोड़कर जाऊं, क्योंकि इससे हमारा एसोसिएशन, जैसे कहते हैं ना, लाइफ को मोल्ड करने का काम, स्टार्टिंग का काम HBTU ने किया मेरे लिए, या रादर देन टू से HBTI ने किया, क्योंकि 12th करने के बाद में हम सब अपना घर छोड़ देते हैं। यस। उसके बाद हमें रोक टोक करने वाले पेरेंट्स नहीं होते, हमें रूल दिखाने वाले हमारे स्कूल के टीचर्स नहीं होते हैं। तो ऐसे टाइम में आप जो कुछ भी सीखते हो वो अपने दोस्तों से सीखते हो, अपने कॉलेज के टीचर से सीखते हो, PG के टीचर से आप सीखते हो। तो उन टीचर्स की पर्सनालिटी ही आपको मोल्ड करती है। आपको हमेशा याद रहता है कि ऐसे टाइम आया था, हमारे सर ने क्या बोला था, ऐसे टाइम पे हमारे सर ने इस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल किया था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और फैमिली जहाँ तक है, फैमिली बहुत सिंपल है मेरी, और सभी लोग डाउन टू अर्थ हैं फैमिली में। मुझे इस बात की बड़ी खुशी रहती है कि कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया कि हमें कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़े फैमिली को लेकर। तो सब लोग ठीक है। दैट्स गुड सर। सर, ये वेल नोन फैक्ट है कि HBTI का एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इन एवरी टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन हो गई, कंपनीज हो गई, गवर्नमेंट सर्विसेज हो गई, वहाँ पर HBTI का एलुमनाई बेस है। आप खुद भी यहाँ के एलुमनस हैं, तो आपके हिसाब से सर एक ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एलुमनाई की इंस्टीट्यूशन के प्रति क्या होनी चाहिए? क्योंकि सर ऐसा होता है अक्सर कि मेजॉरिटी ऑफ देम फॉरगेट द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर दे हैव ग्रेजुएटेड। तो आपको सर इस पे क्या विचार है? नहीं, मेरा ही मानना है, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स आते हैं और मिलते हैं यहाँ पर, तो मैंने ये फील किया कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो क्लास में थोड़ा सा शाई नेचर के होते हैं। यस सर। आगे नहीं आना चाहते, लेकिन उनके मन में फीलिंग्स पूरी होती है। उनको ये लगता है कि कब मैं इस लायक होऊंगा कि मैं अपने टीचर से जाके मिलूंगा, टीचर को भी फक्र होगा हमारे ऊपर। तो वो फीलिंग तो है, हमारे अंदर भी है और एलुमनस के अंदर भी है, लेकिन हम उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं कि जैसे कुछ हम लोग ओवरलोडेड भी रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को प्लान नहीं कर पाते कि हमारे एलुमनस को हम यहाँ पे बुलाएं, उनसे स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो। ऐसा हम पहले कर लेते थे, लेकिन जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है तब से हमारे पास थोड़ा सा वर्कलोड भी ज़्यादा है, और हम यूनिवर्सिटी को चूँकि और आगे बढ़ाने के लिए ही काम कर रहे हैं, और उसमें हम सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर एलुमनाई को हमें ये फ्रीडम दी जाए कि हम उन्हें कॉल कर सकें, एटलीस्ट हॉस्पिटैलिटी की फैसिलिटी अगर हमारे पास हो जाए कि हम उन्हें अच्छे से रुका सकें और उनके लिए अच्छे से खाने पीने और इंतजाम कर सकें। अगर ये फैसिलिटी हमारा यूनिवर्सिटी देता है तो मेरा ख्याल है कि हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये सब चीज़ सोचनी पड़ती है कि अगर आज के टाइम पे कोई बहुत बड़ा अगर ऑफिसर रैंक आदमी है और हम उसे एक्सपेक्ट करें कि वो अपने खुद के अरेंजमेंट से यहाँ पर आए और हम केवल उसे चाय पिला के और लेक्चर करा के यहाँ से भेज दें, तो उसमें थोड़ा हमें भी फील होता है। हमें भी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम उससे ऐसा कहें। हालांकि वो स्टूडेंट है, कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम उनको हॉस्पिटैलिटी दे सकें एटलीस्ट। सर, हम लोग को भी लगता है सर स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, IITs NITs, वो इसीलिए फ्लरिश भी कर रही हैं क्योंकि उनका एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सर हमारे कुछ हॉस्टल फ्रेंड्स हम लोग को ऐसा पता चला, वो उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि दे पे जनरस अमाउंट ऑफ हॉस्टल फीस, लेकिन उनको उतनी फैसिलिटीज़ नहीं अवेल होती हैं। और आप खुद भी सर अब तक के टाइम में बहुत सारे डिफरेंट हॉस्टल्स के वार्डन रहे हैं, तो आपको सर क्या लगता है ऐसे क्या इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए कि उस गैप को ब्रिज करा जा सके? एक बात तो मैं ये बताऊंगा कि हॉस्टल फीस में कई कंपोनेंट्स हैं। जैसे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने अच्छा अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन उस फीस में कई सारे कंपोनेंट हैं, और जो फिर लास्ट में जो कंपोनेंट बचता है, अगर वार्ड बॉय की सैलरी हटाई जाए
अदर एक्सपेंडिचर्स हटाए जाएं, फाइनेंस कंट्रोलर का जो अमाउंट होता है जो हम अपने विश्वविद्यालय के अकाउंट में जमा करते हैं वो सारी फीस को अगर हम हटा दें तो हमारे पास एक छोटा अमाउंट बचता है जिसमें कि हम हॉस्टल के मेंटेनेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो हमारा हॉस्टल मेंटेनेंस का कंपोनेंट है दैट इज ओनली 200 रुपीज़। इस छोटे से कंपोनेंट को अगर हम स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करें तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं हो पाता है कि हम एक कोई फैसिलिटी जनरेट कर सकें। एक तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा दिक्कत क्या है कि ऑब्वियसली हम घर जैसी फैसिलिटी नहीं दे सकते। दूसरा सिस्टम ये है हमारे यहाँ की भाई जो बिल्डिंग्स हैं हमारी 90s-70s की बनी हुई है, जो हम लोग क्वार्टर्स हैं जिसमें हम लोग रहते हैं सर उनकी भी तो कुछ उन्होंने देखा है, वो भी कंटेम्प्रेरी हैं सारे के Yes, सारे। sir. तो उन बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस अब थोड़ा सा टफ इसलिए है कि उस समय एक कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं हुआ करते थे, तो सीपेज भी जल्दी आता है, करोजन भी जल्दी होता है, ज़्यादा रेफ्लोरेसेंस हो जाता है उन बिल्डिंग्स में, तो उनको एक कॉन्टिन्यूअस मेंटेनेंस चाहिए जिसके लिए थोड़ा फंड की जरूरत पड़ती है। एक तो ये इशू हो जाता है। दूसरा, अगर बड़े अमाउंट का फंड चाहिए होता है तो हम फिर दूसरे कंपोनेंट से उस पैसे को ट्रांसफर करके काम को कराना चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस अपने आप में इतना टफ है कंपोनेंट चेंज करने वाला कि वो शायद हमारे लेवल से पॉसिबल भी नहीं है। और जहाँ तक दूसरी और चीज़ों की बात है तो जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ चीज़ें छोटी छोटी ऐसी होती हैं कि अगर छोटे अमाउंट को अगर मंथली इन्वेस्ट किया जाए तो हम एक बड़ी समस्या से बच सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं हाँ। फंड्स। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास मेंटेनेंस स्टाफ की कमी है, वही 2 से 3 लोग हैं हमारे पास। उनको मेन बिल्डिंग भी देखना है, इंस्टीट्यूट भी देखना है पूरा का पूरा, उसके बाद में क्लासरूम्स भी देखने हैं सारे, और वही लोग हम लोगों के फैकल्टी क्वार्टर्स को भी देखते हैं और वही लोग हॉस्टल्स को भी देखते हैं। तो ऐसे 2-3 लोगों का स्टाफ होने की वजह से थोड़ा सा हमारे पास मतलब रिस्पॉन्ड टाइम बढ़ जाता है हमारा, कि अगर कोई कंप्लेंट आई है हम चाहें कि अगले दिन वो उसका निवारण हो जाए तो ऐसा हो नहीं पाता है, तो 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम लग जाता है। लेकिन ये मंशा हमारे अंदर हमेशा रहती है जब भी हम हॉस्टल जाते हैं कि ये चीज़ भाई ठीक हो जाना चाहिए, इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए। और इसके लिए जो भी हमारे पास इसके लिए सेक्रेटरीज वगैरह हॉस्टल में बनाए जाते हैं और उन सेक्रेटरी से भी कॉन्टिन्यूसली लोग मिलते हैं। जैसे कि अभी लास्ट वीक हम लोग सैटरडे को WCH1 हॉस्टल फैमिली के हॉस्टल में टीम साहब ने, मैंने और मेंटेनेंस के जितने भी स्टाफ के लोग हैं उनको लेकर हम लोगों ने विजिट किया था और स्टूडेंट्स ने अपनी समस्याएं रखी थी और उनको प्रॉमिस भी किया था कि हम आपको 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये सारी प्रॉब्लम रेक्टिफाई करा देंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे में हमारा ड्यू है कि हम जाकर एक बार हॉस्टल की विजिट करेंगे। तो ऐसी विजिट हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि 14 हॉस्टल हैं, 14 हॉस्टल के लिए सभी लोगों को लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग करना नहीं चाह रहे हैं, हम लोग अपडेट भी लेते रहते हैं और चाहते भी हैं कि स्टूडेंट की समस्याएं दूर हों, पढ़ाई पे उनका मन लगे, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और दूसरा ये है कि प्रॉपर जिसे कहना चाहिए कि हमारे यहाँ थोड़ा सा ग्रीनरी बड़ा एब्रप्ट टाइप की है ना, वेजिटेशन ग्रोथ भी एब्रप्ट टाइप का रहता है। Yes, तो एक अपने आप में ये वार्ड वाइज के लिए बड़ा काम हो जाता है, जो केवल सफाई ही मेंटेन कर पाते हैं, मेंटेनेंस से रिलेटेड इश्यूज वहाँ पे भी थोड़ा सा लैक में रहते हैं। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पास फंड्स कलेक्ट होता है वो स्टूडेंट की फीस से ही कलेक्ट होता है। तो ये एक्चुअली बोथ वे सिस्टम है कि अगर हमारे हॉस्टल में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स रहने के लिए आएंगे तो हमारे पास वो कंपोनेंट इंक्रीज करेगा, तो हम उससे कुछ काम करा सकते हैं। सर गोइंग बैक टू योर डेज ऑफ HBTI, जब इंस्टीट्यूशंस में रैगिंग कल्चर बहुत प्रेवलेंट था, खास करके इंजीनियरिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, तो सर आपके दौरान या आपके जब आप पढ़ते थे तो कोई ऐसे अगर आप इंस्टेंसेस रिमेम्बर कर पा रहे हो आप शेयर करना चाहेंगे? रैगिंग होती जरूर थी यहाँ पे, लेकिन मैं एक बड़ा बात प्राउडली कहूँगा कि हमारे HBTI में जो भी रैगिंग होती थी उसका लेवल और मेडिकल कॉलेज या एग्रीकल्चर कॉलेज के लेवल से डिफरेंट था। जैसे हमें याद है कि कभी हमारे साथ मारपीट नहीं हुई, जो भी होती थी रैगिंग वर्बल होती थी। और फर्स्ट ईयर में मुझे चांस की बात है कि हॉस्टल जो अलॉट हुआ था वो विष्णुपुरी में एक GB हॉस्टल था, गैंजेस व्यू हॉस्टल। वो दैट वाज एक कॉलोनी, गवर्नमेंट कॉलोनी, उसमें से कुछ पोर्शंस ऑक्यूपाई किया हुआ था HBTU ने। उस हॉस्टल में मुझे रहने को मिला और बताया गया कि मैं बहुत डरते हुए गया, क्योंकि मुझे बताया गया कि जितने ब्लैक लिस्टेड लोग हैं उन लोगों को एज ए पनिशमेंट वो हॉस्टल अलॉट होता है। तो हम बहुत डरते हुए वहाँ पे गए
तो मैंने देखा कि जितने की जो जिनको कहा गया था कि ये लोग बड़े ब्लैक लिस्टेड हैं, ऐसा है वैसा है, तो मैंने ये फील किया कि वो सभी लोग इतने हाई लेवल पे पहुंच चुके थे, वो डाउन के लेवल पे आ गए थे। तो ये छोटी छोटी रैगिंग लेना उनके लेवल का नहीं था। 1-2 दिन इंट्रोडक्शन हुआ और उसके बाद में हम सब बड़े खुश थे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी आराम जो मिली थी हमें कि जब भी कोई सीनियर यहाँ से देखो कि चाय की दुकान पे बैठा है, बस चाय पीने जाओ पैसे नहीं देने पड़ते थे। यस सर। या नाश्ते का टाइम हो रहा है, खाने का टाइम हो रहा है, जब सीनियर बैठे हैं बस उसी समय चले जाओ, क्योंकि हम बहुत कम लोग थे फर्स्ट ईयर के जो वहाँ पे भेजे गए थे। तो एक तो ये था। दूसरा क्या था कि लंच टाइम में हमारे लिए कहीं जाने की जगह नहीं होती थी, तो क्योंकि बाकी सारे बच्चे LV ओल्ड और LV न्यू के बच्चे ये सब अपने होटल में चले जाते थे और लंच के टाइम में, और हम इधर उधर भागते थे। तो कभी कभी जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पीछे या लाइब्रेरी जो अभी बन गया है न्यू लाइब्रेरी, उधर की तरफ हम कभी कभी जाके छुपते थे। कोई सीनियर हमें पकड़ लेते थे, और एक आध सीनियर जो बहुत अच्छे से जानते थे, और वो कई बार हमने देखा कि चाय की तरफ या कल्लू की दुकान बड़ी फेमस थी, बड़ा नाम चलता था। सर हम लोग की भी स्टोरीज में हम लोग को पकड़ के वहीं ले जाते थे, चाय भी पीते जाते थे और कुछ ना कुछ चलता रहता था। फिर उसी बीच में जो हमारे जीवी हॉस्टल जो मैंने बताया, उसके सीनियर जब आ जाते थे तब हम शेर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि तब वो हमें वहां से उठा के बचा लेते थे। सर आप एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा हमारा। आपके टाइम पे सर वो इंट्रोडक्शन, टेक्निकल इंट्रोडक्शन, हाँ, सारी चीजें थी। ये सारी चीजें थी और हमने उस टाइम को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। सर अभी हाल ही में सर चेंजेस लाए गए यूनिवर्सिटी में, खास करके सर 2 मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस करने का, और कंपल्सरी अटेंडेंस हो गई है ऑनलाइन 75%। सर इस पूरे सिनेरियो में ऐसा टेक्निकली जो एकेडमिक कैलेंडर हम लोग को अभी शेयर किया गया है, इसमें ऐसा हो गया है कि एक स्टूडेंट लगभग हर महीने एग्जाम दे रहा है ऑलमोस्ट। सर ऐसे इन्वायरमेंट में कैसे उस स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कुछ और कर सके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, या वो सोच सके कि वो एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है, बिकॉज ही हैज टू साइमल्टेनियसली टेक एग्जाम्स आल्सो। आपके सर इस पे व्यूज क्या है? वैसे ये कोई नई चीज़ नहीं है। जिस समय HBTU AKTU के अंडर में आने से पहले जब था, तभी हमारे यहाँ 2 मिड सेम का सिस्टम था। उसके बाद में AKTU ने 3 मिड सेम का सिस्टम रखा, जिसमें कि 2 बेस्ट काउंट होते थे। और उसके बाद में फिर ये जब हम AKTU से अलग हुए तो ये कहा गया कि भाई अब धीरे धीरे हमें 3 मिड सेम के बजाय अगर हम 2 मिड सेम कर लें तो काम हो जाए। 2 मिड सेम किए गए, फिर 1 मिड सेम किया गया। लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आया जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके अंदर कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा फ्री होने से, कुछ स्टूडेंट तो हैं जो थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इधर उधर घूमते हुए पाए जाते हैं। स्पेशली जब कभी कोई इंडिसिप्लिन एक्टिविटी होती है और हमें थाना कचहरी में जाना पड़ता है, तो वो लोगों से फीडबैक मिलते हैं। उनका ये कहना है कि सर ये बताइए कि मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है पढ़ाई का, यस, उसके बाद भी वहाँ पे आए दिन मारपीट होती है, रैगिंग होती है। CSA के स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये मैं थोड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी का नहीं कर रहा। लेकिन आपके HBTU के बच्चे ये कभी इस तरह की एक्टिविटीज़ में तो नहीं पाए जाते हैं, ये घूमते हुए पाए जाते हैं। एक बाइक में 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, तो हम समझ जाते हैं कि जो घूम रहे हैं नॉर्मली ये HBTU के बच्चे होंगे। उनको रोकते हैं, उनको बोलते हैं बेटा हेलमेट नहीं लगाया, 3 लोग क्यों बैठे हो, तो वो HBTU के होते हैं तो हम लोग छोड़ देते हैं। सर अभी भी ऐसा होता है। हाँ। हम लोग जब कंपनी बाग चौराहे में जाते हैं तो अगर HBTU बता देते तो हम लोग हाँ। आसानी से छोड़ देते। तो अब आप ये सोचिए कि इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हमारे आसपास हैं, उन सबके बीच में पब्लिक में हमारी क्या इमेज है? Yes. एक बहुत अच्छी इमेज है, ठीक है। थोड़ा सा हमें ये फील हुआ कि हमारे बच्चे शाम को ज़्यादातर कोचिंग में जाते हैं, स्पेशली 3rd ईयर फाइनल ईयर के बच्चे, उनको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उनको अगर थोड़ा सा हम लोग इंटैक्ट करके नहीं रखेंगे, एक मंथली टारगेट नहीं मिलेगा, तो वो पढ़ाई से भी हट जाएंगे। अब एक इशू जो अटेंडेंस का है, हालांकि कोविड टाइम में काफ़ी रिलैक्स किया गया, और ऐसा टाइम नहीं होता तो शायद आज बच्चों को ये फील भी नहीं होता कि अटेंडेंस कंपलसरी क्यों है। सर उसी वजह से हम लोग को भी लगता है हाँ। कि हम लोग ने ऐसे एनवायरनमेंट में 3 साल गुजार दिए हाँ। कि अब जब चेंजेस आ रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट है इसमें adopt। लेकिन कोई भी अच्छा टीचर होगा वो हमेशा यही कहे कि भाई क्लास में आके बैठो। आप एक बार इमेजिन करो कि किसी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं और 5 आके बैठे हुए हैं, तो शायद टीचर का मन भी नहीं करेगा पढ़ाने के लिए। तो उसका दिमाग इसी में रहेगा कि भाई ये बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है,
एक तो ये कि कुछ भाई मिसहैपनिंग होगी किसी के साथ, इवन एक दो स्टूडेंट भी अगर 2-3 दिन नहीं आते हैं तो हम लोग पूछ लेते हैं क्लास में। तो एक जरूरी है कि 10 to 5 में आपके, जरूरी नहीं कि सभी के सभी 7 पीरियड चल रहे हों, 5-6 पीरियड चलेंगे और उसके बाद में आप अपने एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए। क्योंकि हम लोग जिस समय पढ़ रहे थे तो मैं कहूँगा कि उस समय का जो हमारे यहाँ का पढ़ाई का कल्चर था, इट वॉज कंपेरेबल टू IIT कानपुर। क्योंकि जब मैं बीटेक में था तो मेरे क्लासमेट्स भी कुछ थे जो IIT कानपुर में पढ़ रहे थे, और जब मैंने जाके उनसे मिला, उनकी लैब्स देखी, तो मैंने कहा अपना HBT तो कहीं से कम नहीं है। यस सर। मैंने सब्जेक्ट्स की बुक्स देखी, मैंने कहा सेम बुक्स तो हम भी पढ़ते हैं। तो सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क रह गया किसी वजह से कि वो IIT में पहुंच गए और हम कुछ नहीं। और हमेशा इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कानपुर के अंदर 2 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एक IIT कानपुर है, एक आप IIT कानपुर अनकम्पेरेबल, ठीक है। हमें भी अपने आप को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि हम कहीं भी उनसे कमज़ोर ना लगें, यस है ना, क्योंकि एक बड़ा भाई छोटा भाई वाली फीलिंग है और एक कहीं ना कहीं कंपटीशन भी है। तो उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ही हमारे अंदर ये मंशा रहती है कि अगर IIT कानपुर में भी बच्चे अगर क्लास करते हैं, उनके ऊपर भी एकेडमिक्स का कुछ टफ क्राइटेरिया बनाया गया है, तो हम लोगों को भी वैसे ही परफॉर्म करना चाहिए। और दूसरी बात रही जो हमारे एक्रेडिटेशंस होते हैं, जैसे NBA का एक्रेडिटेशन है, आजकल NAAC की तैयारी हो रही है, यस तो इन सभी में हमारा स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा जाता है। और अगर हम परसेंटेज में लो करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपना ग्रेड लूज करते हैं। तो जो भी आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, जो भी आपको एग्जाम्स दिया जाता है, मिड सेम, एंड सेम, उनकी कॉपीज़ का एक रीइवैल्यूएशन भी होता है। आपके परसेंटेज भी देखे जाएंगे, कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीजन लाया, कितने सेकंड डिवीजन लाया। तो हमें कहीं ना कहीं किसी दूसरी बॉडी के सामने अपने एकेडमिक एक्सेलेंस को प्रेजेंट करना होता है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स की इमेज खराब हो, क्योंकि उनकी इमेज अच्छी है तो हमारी इमेज भी अच्छी है, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, रिफ्लेक्शन आता है। हाँ। तो उस टाइम पे भी हम लोग, इवन मैं अपने टाइम का भी बताऊं तो 2 कैंपस थे, एक बहुत बड़ा इशू है आज भी वैसे ही बना हुआ है, लेकिन हम अपने सीनियर्स के साथ में ऑडिटोरियम में रात में 11 बजे तक 12 बजे तक बैठ के तब थर्माकोल से कटिंग कर रहे हैं, कुछ डिजाइन बना रहे हैं, क्योंकि कल कुछ प्रोग्राम होना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये हम तब भी कर लिया करते थे। और मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ईयर में मैं ब्रांच टॉपर था, उसके बाद में थर्ड ईयर में आई वाज इंस्टीट्यूट टॉपर। इंस्टीट्यूट टॉपर मींस अमंग ऑल द ब्रांचेस, अमंग ऑल द ईयर्स। तो ये सारे अचीवमेंट्स होने के बाद भी मैं जितनी भी एक्टिविटीज थी उसमें इन्वॉल्व रहता था। तो इसलिए मैं ये नहीं समझता कि बाकी एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं मिलता है। हाँ, जितनी देर आपने अपना टाइम टेबल कुछ बनाया हुआ है कि हमें इतनी देर रूम में रह के पढ़ना है, इतना ये कवर करना है, तो वो करना चाहिए। अगर आप सोचो कि नहीं एग्जाम से 2 दिन पहले हम पढ़ लेंगे, ये एक्चुअली सिर्फ फिल्मी बातें हैं कि 1 दिन पहले पढ़ के और 1-2 दिन पहले पढ़ के हमने एग्जाम क्लियर कर लिया। हमें पढ़ना कॉन्टिन्यूअस पड़ता है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। सर हम लोग 1 दिन पहले पढ़ने वाले हैं। सर आप अपने HBTI डेज में क्या फन एक्टिविटीज करते थे अपने दोस्तों के साथ, अगर आप शेयर करना चाहें? उस समय तो देखिए ना मोबाइल था ना इंटरनेट था। हाँ सर। हमारा एक ही काम था कि यहाँ से सीधे साइकिल उठाया और हॉस्टल पहुँचे। हॉस्टल में भी चाय नाश्ता करने के बाद में जो बाहर हमारे कोर्टयार्ड बने हुए हैं हॉस्टल से, सारे लोग वहीं बैठते थे और बहुत सारे जोक्स हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, काफ़ी टाइम पास हम लोग उसमें करते थे। और रात के 12 बज जाते थे, पता ही नहीं चलता था। और दूसरा एक नियम ये था कि रोज रात में कोई ना कोई टाइम निकाल के शुक्ला के दुकान पे जाके चाय पीना है, क्योंकि उस समय वो चाय हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल हुआ करती थी, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं थी कोई किसी भी तरह की। मेस में ही सारे लोग खाना खाते थे, बाहर भी रामूदा की दुकान के अलावा कोई इंतजाम नहीं था। तो उस समय हम लोग सोशल मीडिया के बजाय सोशल इंटरेक्शन पे ज़्यादा बिलीव करते थे। और सबके रूम बंद हैं, एक रूम में 10 लोग बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, यही सब हमारे फन हुआ करते थे। लेकिन कॉलेज की एक्टिविटी जैसे लिटरेरी एक्टिविटीज में मैं पार्टिसिपेट करता था। और जो आपकी एक मैगजीन आती है टेक्नो मैग, ये सर अभी शायद कुछ टाइम से पहले ट्रेंडिंग हो रही है, तो उसका कवर पेज भी 99 में मैंने ही डिज़ाइन किया था। और उस समय शायद 97 में किया होगा मैंने, क्योंकि वो 50th एनिवर्सरी था फ्रीडम का अपना। ये सर 97। तो उसको मैंने डिज़ाइन किया था और वो प्रिंट भी हुआ था। उसके अलावा डिपार्टमेंट में एक वॉल मैगजीन का कॉन्सेप्ट था उस समय,
हम लोगों के डिपार्टमेंट में एक लोकेशन बना दिया था कि आप लोगों को जो भी आर्टिकल अच्छा लगता है अपने सीनियर से कंसल्ट करके यहाँ पेस्ट कर दो। तो एक तो वो हम लोग एक्टिविटीज़ में करते थे, उसमें मेरा काफ़ी रोल था। स्टोरीज लिखना, पोइट्री लिखना और इसके अलावा कल्चरल इवेंट्स में रहना, तो इस तरह के सभी क्रिएटिविटी वाले वर्क्स मुझे बहुत पसंद थे और मेरा बड़ा अच्छा टाइम करिए। सर, तो दिस ब्रिंग अस टू अ एक्साइटिंग सेगमेंट रैपिड फायर राउंड। इसमें सर आपसे सर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे एंड वी एक्सेप्ट सम क्विक एंड क्रिस्प आंसर्स। सो वी विल बिगिन। आर यू रेडी सर? Sir, your favorite Bollywood actor and actress? Actor is Sanjeev Kumar and actress is Madhuri Dixit. Sir, recent movie you have watched? I especially watch nowadays I watch South Indian movies. So अभी पुष्पा, I liked it very much. Sir, उसका कोई डायलॉग कर आप बोलना चाहें, आपको जो याद रहेगा? एक ही डायलॉग है उसका, सर झुकेगा नहीं। सर, कोई ड्रीम कार या बाइक आप हमेशा चाहते थे कि आप खरीदें या आप अभी ओन करते हैं? मेरा हमेशा से ड्रीम बाइक था कि मैं बुलेट चलाऊं एंड 4-5 साल पहले मैंने लिया। आई एम ड्राइविंग इट। सर, आपकी फेवरेट वेकेशन डेस्टिनेशन? फेवरेट वेकेशन वैसे तो मुझे रिलीजियस प्लेस पे जाना अच्छा लगता है, हरिद्वार में। हरिद्वार से। सर, कानपुर में बेस्ट रेस्टोरेंट जहाँ पर आप जाते हैं और आपकी फेवरेट डिश? which is your go to order? कम पसंद है, ढाबे पसंद है। अच्छा सर। और कानपुर में एक रावतपुर क्रॉसिंग के सामने एक लकी ढाबा हुआ रहता है। यस सर। वही हमारा बेस्ट स्पॉट था। सर, अगर आपको अभी चांस मिलता है कि आप किसी की लाइफ को जी सकते हैं, आपके वो आइडल हो सकते हैं या आप जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हो अपने ईयर्स में या अभी भी, तो वो कौन होगा सर? मेरी लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेरे ग्रैंडफादर का रहा और आज जो कुछ भी हूँ मैं शायद उनकी वजह से। मुझे हमेशा उनका जीवन चरित्र ही दिमाग में रहता है कि मैं उनके जैसा हूँ। सर, आपके फेवरेट सिंगर और सॉन्ग जो आप सुनते हो? मेरे टाइम के ही लोग मेरे फेवरेट हैं, नए के तो मैं नाम भी नहीं जानता। ये मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार। सर, आपके कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड्स उनके साथ आप हैंग आउट करना पसंद करते हैं? डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स हैं मोस्टली। और एक माय फ्रेंड अखिलेश कुमार मौर्य, इज नॉट प्रोफेसर इन आईटी गुवाहाटी, में बेस्ट हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट्स में एक इंजीनियर हैं, विनय प्रताप। ये सभी लोग हैं जिनके साथ बहुत अच्छा टाइम बीता। आज भी हम सब कनेक्टेड हैं। सर, आप सिविल इंजीनियरिंग में हैं, आपने पढ़ा भी और आप पढ़ा भी हैं। सर, अगर सिविल इंजीनियरिंग के अलावा अगर आपको कोई ब्रांच आपको ऑप्ट करने का मौका मिलता, पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी, तो सर वो क्या होगा? मैं शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सर, आप अपने फ्री टाइम पे या वीकेंड्स में क्या करना पसंद करते हैं? मुझे लोगों से मिलना जुलना पसंद है और मुझे थोड़ा ये भी रहता है कि लोगों को इनवाइट करना भी पसंद है। लोगों को इनवाइट करना, खाना खिलाना और मिलने जाना। सर, अगर आप एंड में एचबीटी के स्टूडेंट्स को, यहाँ के एलुमनाई को कोई मैसेज अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक कुछ क्लस्टर्स होते हैं। कुछ का काम होता है पढ़ाई करना, कुछ का काम होता है खेल कूद करना, कुछ का काम होता है कि अपना एंजॉयमेंट करना, और सभी के बिना क्लास अधूरी होती है। यस, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस तरह के ग्रुप्स को एनकरेज करके आइडेंटिफाई करें। जो स्कोर आपको पढ़ाई वाले बच्चों से चाहिए आप उनसे दीजिए, जो स्कोर आपको खेलकूद वाले बच्चों से चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से चाहिए, उनको टारगेट करें। तो उससे जो हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं से अपने विश्वविद्यालय से जुड़ाव महसूस होगा। यस। अगर आप किसी भी एक क्लस्टर को इग्नोर करेंगे तो वो फिर आपसे अटैच नहीं होंगे, और जब अटैच नहीं होंगे तो आपके अच्छे